मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ शिक्षा के समाजशास्त्र पे चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र और शिक्षा वास्तव में समाज का एक प्रमुख कर्तव्य है, समाज की एक प्रमुख विधा है शिक्षा। शिक्षा एक व्यवस्था है और ये शिक्षा व्यवस्था भारत की गुरुकुल, मुगल काल, मध्यकाल, अंग्रेजों के काल और आधुनिक काल, इन अलग अलग संदर्भों में अगर हम देखें तो लगातार परिवर्तित होती रही, बदलती रही। शिक्षा व्यवस्था को सीखने के परिसर जो स्कूल कॉलेज हैं, इस पर एक चर्चा की, व्यापक चर्चा। एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जगमोहन सिंह राजपूत ने, जो एक प्रख्यात शिक्षाविद हैं, उन्होंने सीखने के परिसर में जनसत्ता में 4 सितंबर 2021 को एक लेख लिखा था। बहुत कुछ मेरा ये व्याख्यान उन्हीं के लेख पे आधारित है, उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेके ये वीडियो आपके लिए बनाया है। शिक्षा वास्तव में, शिक्षा व्यवस्था वह क्षेत्र है या उन क्षेत्रों में सम्मिलित है जो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हर प्रकार के प्रतिरोध उपस्थित करते हैं। आप देखेंगे स्कूल हमारी अनुभूति में स्थायी रूप से अंकित है। हर किसी के साथ स्कूल हमारी अनुभूति में अंकित है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन स्कूल आपके मानस में अमिट रहता है। परिवार भी बच्चों को स्कूल भेजने की अपेक्षा करते हैं। परिवार भी चाहता है कि बच्चे स्कूल जाएं। अध्यापक उन्हें वहां सब कुछ सिखाएंगे जो उनके व्यक्तित्व के हर पक्ष को निखारेगा। ये एक हमारी प्रारंभ से मानसिकता रही है। गुरुकुल में भेजना था, अब हम स्कूल में भेजते हैं। जीवन निर्वाह के जितने भी आवश्यक गुण और कौशल हैं, वो सब स्कूल में ही समाहित रहते हैं। वहां अध्यापक इनको सिखाता है। अब 2 साल हो गए हैं, अभी फिर से चालू हुए हैं। लगभग 1.5 साल से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद है। उसके बाद क्या स्थिति बनी है सामाजिक परिवेश में, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। हम सभी जानते हैं 25 मार्च 2020 से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा, शैक्षणिक संस्थान बंद थे। 2020 हमारा ऐसे ही गया, 2021 भी ऐसे ही गया। और आप देखिए, हर प्रबुद्ध परिवार जो चाहता है कि अपने जीवन को व्यवस्थित कर युवा जो हैं, यूथ जो हैं, आगे बढ़ें, लोक कल्याण और राष्ट्र हित में संलग्न रहने के तैयार करें। ये हर प्रबुद्ध वर्ग की आकांक्षा है कि युवा जो है अपने जीवन को व्यवस्थित करे, आगे बढ़े, लोक कल्याण और राष्ट्र हित में संलग्न रहे। हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चे और अभिभावक और अध्यापक, इन 3 के बीच में शिक्षा व्यवस्था चलती है। अब आप देखिए, बच्चे और अध्यापक जो हैं, शिक्षक जो हैं, कितने सफल रहे, ये हम आकलन कैसे करते हैं? परीक्षा में प्राप्त अंकों से आंका जाता है। आज स्थिति क्या है कि हम ये देखते हैं, सामान्यतः मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है कि कमियां कहीं भी हों, किसी भी में भी हों, विफलता का सारा दोष केवल छात्र को झेलना पड़ता है। छात्र पास हो गया, शिक्षक बहुत अच्छे थे, स्कूल बहुत अच्छा था, संस्थान बहुत अच्छा था। छात्र अगर फेल हो गया तो ना शिक्षक खराब बोला जाता है, ना संस्थान खराब बोला जाता है। कमियां किसमें ढूंढी जाती हैं? उस छात्र में ढूंढी जाती हैं। आज तक कोई भी प्राचार्य, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री कभी भी फेल नहीं हुआ। प्राचार्य कभी फेल नहीं होता, संस्थान कभी फेल नहीं होता, शिक्षा अधिकारी फेल नहीं होते और शिक्षा मंत्री कभी फेल नहीं होते। लाखों विद्यार्थी हर साल विफल होते हैं, लेकिन 2 साल से ये मिथक टूटा है। आप देख रहे होंगे 100% पास हुए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी के करिकुलम वाले पाठ्यक्रम चलने वाले हों, या राज्य के बोर्ड हों, या केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सभी जगह आप देख रहे हैं फेल कोई हुआ ही नहीं, सभी को पास किया गया। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कह रही है आपको क्रेडिट देना है, फेल नहीं करना है। अब आप 2 साल में ये मिथक टूटा है, तो ना ही किसी छात्र पे आरोप लगा, लेकिन फिर भी कुछ जगह ओपन बुक, खुली पुस्तक परीक्षा हुई थी। उस खुली पुस्तक परीक्षा में भी विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं लिखा और उनको भी 0 मिला, पर उनकी संख्या बहुत कम है। सीबीएसई का रिजल्ट तो हम देख रहे हैं, काफ़ी 99% है। एमपी बोर्ड का भी यही हाल है, अन्य बोर्डों का भी यही हाल है, विश्वविद्यालयों का भी यही हाल है। प्रतिदिन के कार्यकलाप, अध्ययन, अध्यापन की सारी प्रक्रिया हमने कुछ उसमें कर दी, एक सीमित दायरे में समेट के रख दी। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तकें निर्मित होती हैं, अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्देशित किए जाते हैं, अध्यापकों को कहा जाता है कि आप पाठ्यक्रम पूरा करिए। बच्चे परीक्षा पास करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, सरकार पाठ्यक्रम बना रही है, सरकार
तय कर रही है, सरकार ने निर्धारित किया है कि अध्यापक कैसे पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो सिलेबस पूरा करना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, शैक्षणिक कैलेंडर बनाने का काम सरकारें करती हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो। विद्यार्थी को सिर्फ परीक्षा पास करना रहता है। अब इन दोनों के बीच में कहीं कोई करिकुलम नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे विद्यार्थी भी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की जुगत जुगाड़ता है, चाहे वो नकल से पास कर ले, चाहे रट के पास कर ले या बिना समझे पास कर ले। विद्यार्थी का उद्देश्य रहता है मुझको परीक्षा पास करना। अब आप देखिए छात्र का मूल्यांकन जो है कौन कर रहा है? स्कूल बोर्ड करते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो राज्य के बोर्ड। किसी भी स्कूल की मान प्रतिशतता और साख का निर्धारण जो होता है बोर्ड परीक्षा के जो परिणाम के आधार पर माता पिता करते हैं। मॉडल हाई स्कूल का 100% रिजल्ट आया, सरस्वती स्कूल का 100% रिजल्ट आया, क्राइस्ट चर्च स्कूल अलाइशियस का 99% आया। ये एक मापदंड है। और हम देखते हैं उसके बाद में जो नई पीढ़ी आती है वो अपने बच्चों का यहाँ 100% रिजल्ट दे रहे हैं, 99% रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजेंगे। कई पीढ़ियों से चल रहा है हमारे यहाँ। अब जैसे जैसे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है उसे बदलने के प्रयास भी हो रहे हैं। आज सीखने के लिए विद्यार्थी की निर्भरता जो है वर्तमान में कोरोना के बाद तो और ज़्यादा, विद्यार्थी की निर्भरता अध्यापक और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई। अब वो गूगल से भी सीख रहा है, गूगल से भी सीख रहा है, आपके फेसबुक से भी सीख रहा है, व्हाट्सएप से भी सीख रहा है और बहुत से यूट्यूब चैनल से भी सीख रहा है। अब हर बच्चे को ये सीखना पड़ रहा है कि संचार साधन के उपलब्ध भंडार में से अपने लिए आवश्यक और उपयोगी ज्ञान को कहाँ से ढूंढे और उसमें नया सीखते रहने का कौशल कैसे विकसित करे। ये हर बच्चे को करना पड़ रहा है और जीवन पर्यंत सीखते रहने के लिए कैसे हम तैयार हो। अब आज का छात्र कोरोना के बाद से अध्यापक और पाठ्य पुस्तकों तक सिमट के नहीं रह गया है, उसकी दिनचर्या बदल रही है। वो संचार साधनों पे अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है। हमेशा शिक्षा नीतियाँ बदलती हैं, पुस्तकें बदलती हैं, पढ़ाने की विधियों में परिवर्तन आता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, उपयोगिता, मूल्यों का अधिग्रहण, अध्यापकों के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता में अधिकतर गिरावट ही आती जा रही है। ये इस बार फिर गिरावट आई है। कोरोना के बाद हमने ऑनलाइन शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों को आवश्यक माना, गूगल को गुरु मान लिया। तो आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान आना बंद कर दिया। आते भी हैं, सरकार ने ओपन करा है कि 50% उपस्थिति के साथ आए, संक्रमण के पूरे देखरेख के साथ, लेकिन बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं। और ओपन बुक एग्जाम के बाद या आपके पिछले मूल्यांकन के आधार पे आपको जो पास करने की प्रवृत्ति हुई तो बच्चों में एक मानसिकता आ गई कि हमें तो पास कर दिया जाए, पढ़ लिख के क्या करना। तो हर बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा के विकास के अवसर जो स्कूल शिक्षण संस्थान देते थे उनका उत्तरदायित्व था, स्कूल का शिक्षण संस्थानों का उत्तरदायित्व था कि बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को उजागर करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, उनकी जिम्मेदारी थी। उसको एक स्पष्ट दिशा देके उसको सुस्पष्ट करना स्कूल और अध्यापकों का, शिक्षकों का, शिक्षण संस्थानों का उत्तरदायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब कोरोना से जब घर में बैठ गए तो शिक्षक, शिक्षण संस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यहाँ निजी शिक्षा की बात करेंगे हम तो राजपूत सर ने, जगमोहन सिंह राजपूत सर ने निजी शिक्षा की बात करी। निजी शिक्षा ने शिक्षा में निवेश को निर्बाध लाभांश कमाने के रूप में देखा है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनको हमेशा ये रहता है कि हमको लाभांश मिलना चाहिए, आय होनी चाहिए, और सरकार को भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का मौका मिल गया। सरकार जो शिक्षण संस्थान स्थापित करती थी, बच्चों को शिक्षित करती थी, बच्चों को आगे बढ़ाती थी, सरकार ने कहा ठीक है निजी संस्थान तो कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पिछले एक दशक में देश भर में 100 से अधिक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। जबलपुर जैसे छोटे शहर में, मध्यम वर्गीय शहर में भी यहाँ पे आज की डेट में 3 निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। भोपाल में 10 से अधिक हैं, इंदौर में 6 या 7 के लगभग निजी विश्वविद्यालय काम कार्यरत हैं। जबकि आपके पास सरकार के वित्त पोषित विश्वविद्यालय थे, अच्छे थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों को भी स्थापित किया। ठीक है कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन आप कंपटीशन क्या कर रहे हैं? निजी विश्वविद्यालय तो अपने लाभांश के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षक रख रहे हैं,
लेकिन जो सरकारी शिक्षक हैं वहां पे अतिथियों के आधार पे, अतिथि शिक्षकों के आधार पे शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। शिक्षण कार्य के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। आज भी हर विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में 90% शैक्षणिक पद खाली हैं, जो पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है, कुछ विश्वविद्यालयों में तो 2 दशक हो गया है, उनकी पूर्ति नहीं की गई है और उनकी जगह अस्थायी शिक्षकों को, अतिथि व्याख्याताओं को रखा जाता है। उन अतिथि व्याख्याताओं में भी कोई किसी प्राध्यापक की पत्नी होती है, किसी प्राध्यापक की बहन होती है, किसी प्राध्यापक की रिश्तेदार होती है, जो वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं और वो भी वृद्धावस्था में, जो कि विश्वविद्यालय के सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती, चढ़ने में जो असमर्थ है, वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इनका हालात शासकीय महाविद्यालय, जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय जन भागीदारी अतिथि शिक्षकों के बल पे चल रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब है। दूसरी चीज, प्रतिस्पर्धा बढ़ी निजी क्षेत्र के आने से, रोजगार के अवसर कम हुए हैं। आप देखें, उसके साथ ही रोजगार के अवसर कम हुए, ट्यूशन और कोचिंग का विस्तार बहुत हुआ है। विगत 4 दशकों से भारतवर्ष में ट्यूशन और कोचिंग का इतना विस्तार हुआ है, जिसने व्यक्तित्व विकास, मानवीय मूल्यों का अधिग्रहण करने के साथ साथ चरित्र निर्माण जैसी सभी अपेक्षाओं को अधिकाधिक अंक प्राप्त करने के अनथक प्रयासों में खो गई। आज हर बच्चा चाहता है मेरे 100% मार्क्स आए, लेकिन वहीं मानवीय मूल्य का अधिग्रहण हो गया है। वो चरित्र निर्माण जैसी उसमें कोई बात ही नहीं है। उसका चरित्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा, ना व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। मार्क्स जरूर 100% आना चाहिए। आपने देखा होगा 3 इडियट्स पिक्चर आई थी, उसमें 100% मार्क्स के लिए ही बताया जाता था और बच्चे रहते थे। चरित्र निर्माण की बात नहीं होती थी, व्यक्तित्व निर्माण की बात नहीं हो रही थी, व्यक्ति या छात्र की पद्धति की बात नहीं होती। जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता था। अब ये जो कोचिंग संस्थान है, आपने सोचा नहीं होगा कि राजस्थान का एक छोटा सा शहर है कोटा, मध्य प्रदेश में इंदौर और राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। ये संस्थान जो है कोचिंग सिटीज के रूप में जाने जाते हैं, कोचिंग शहर के नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी बात करिए कोचिंग की, फट से लोगों की जुबान पे कोटा शहर का नाम आता है। कोटा का अपना राजनीतिक इतिहास जो था वो समाप्त हो गया, कोटा का राजपूताना इतिहास खत्म हो गया। कोटा सिर्फ शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना जाता है। कौन सी? कोचिंग शैक्षणिक नगरी के रूप में जाने जाती है। तो निजी स्कूल फीस कोचिंग के खर्चीले संस्थान भी अब मध्य वर्ग की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इसको उच्च वर्गीय लोगों के पास में आ गया है। एक अद्भुत अवसर आ गया है अपनी साख जमाने और सरकारी स्कूल साख को लौटाने का। कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि अपनी साख जमाने का सरकार को एक अवसर मिला है। निजी संस्थान सारे बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइन आ रही है कि आप पैसा नहीं लेंगे, नो वर्क नो पे की बात आ रही है। तो वो कहते हैं हम अपने शिक्षकों को पैसा नहीं देंगे। कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के फंड लगा के वो पैसा ले रहे हैं। ऐसे में सरकारी संस्थान पे ज्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है और सरकारी संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय, इनको अपनी साख को स्थापित करना होगा। विद्वत वर्ग को देश को समझना चाहिए, देश को समझाना होगा। विद्वत वर्ग को, जो हमारे के बुद्धिजीवी, उनको देश को समझाना होगा कि ट्यूशन और कोचिंग संस्थान जो है बच्चे की वैचारिक क्षमता और संकल्पना, वैचारिक क्षमता और संकल्पना की शक्ति को कुंठित करते हैं। किसी भी ट्यूशन से, कोचिंग से बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता, बल्कि बच्चे की वैचारिक क्षमता खत्म हो जाती है, संकल्पना की शक्ति खत्म हो जाती है और उसकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता को हम अल्पायु में ही कुचल देते हैं, उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। इसे रोकना चाहिए। आप देखिए कोचिंग जिस तरह से भारत में व्यापार के रूप में चल रहा है, करोड़ों का कोचिंग का बिजनेस है। एक बार लोकसभा में सांसद परेश रावल ने बताया था 500 करोड़ से अधिक का व्यवसाय कोचिंग संस्थानों का है। चाहे वो अहमदाबाद हो, कोटा हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, बड़ौदा, इन सभी जगह कोचिंग एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं और महिमा मंडित किया जाता है। वो बताते हैं हमारे यहाँ से इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग आई, सेकंड रैंकिंग आई। ये बच्चों के, अगर इन बच्चों को देखा जाए, उनके पास खाली परसेंटेज होता है, लेकिन उनका नैसर्गिक विकास नहीं हो पाता है। उनकी वैचारिक क्षमता खत्म हो जाती है, उनकी सृजनात्मकता खत्म हो जाती है, उनमें नैतिक पतन हो जाता है, चरित्र निर्माण नहीं हो पाता है और मानवीय मूल्यों का समाप्त हो जाते हैं।
खाली अंकों के गणित में बच्चे हमारे उलझ के रह गए हैं। और ये हाल है। हमारी गुरुकुल परंपरा जो गौरव भाव पे हम चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पे आई है, जो लोगों के आकर्षण को बढ़ाती थी शिक्षा के प्रति। उसमें क्या हुआ, मैकाले ने अंग्रेजी रख दी, तो अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों के इर्द गिर्द ही भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था सिमट के रह गई। जबलपुर शहर की बात करता हूं, जबलपुर शहर में अगर स्कूली शिक्षा है, सेंट प्लाइसेस, सेंट जॉनसन, सेंट गैब्रियल, क्राइस्ट चर्च, ये शिक्षण संस्थानों में सिमट के रह गए। वहीं शासकीय हमारा मॉडल हाई MLB स्कूल नेपथ में चला गया। इनमें प्रवेश कब बढ़ा, जब मध्याह्न भोजन मिला। तो आज वास्तव में आवश्यकता है, आज कोरोना काल में जो शिक्षा व्यवस्था हमारी ध्वस्त हुई है, धराशायी हुई, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और ये जगमोहन सिंह राजपूत सर ने कहा, उसी के आधार पर मैं भी कह रहा हूं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली युवकों को प्रवेश के लिए आकर्षित करना, संस्थाओं की कार्य संस्कृति, पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन, वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो गया है। परिवर्तन के प्रति उदासीनता जो है, अभी भी देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, लेकिन हमारे यहाँ के शिक्षक, मैं कॉलेज के प्राध्यापक हूँ, कॉलेज के प्राध्यापकों को अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मालूम नहीं, और वो उसके हिसाब से पढ़ाना नहीं चाहते। वो कहते हैं सरकार बकवास कर रही है, अच्छा खासा चल रहा था, कहाँ की पंचायत कर रही। ये सम्मानित शिक्षक गण हैं जिनकी सैलरी ही लाखों है, वो इस प्रकार की सोच रखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में छात्र अध्यापकों के बीच जो पाठ योजनाएं बनती थी, वो 50 साल पहले जैसी बनती थी, आज भी वैसी ही बन रही है। सृजनात्मक पाठ कक्षा में ही अपने स्वरूप ग्रहण करता है। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी क्लासरूम में जब विद्यार्थी और शिक्षक बैठते हैं तभी सृजनात्मक पाठ का गठन होता है। लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी, कोई इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग में लगा है, कोई जनगणना में लगा है, जनगणना तो द्वार हुई नहीं, कोई सरकारी योजनाओं में लगा है, कोई शासन के जो आदेश आते हैं, प्राचार्य महोदय पढ़ाते नहीं है। प्राचार्य महोदयों का काम, कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल हैं, उनका काम सिर्फ हस्ताक्षर करना है और नेट से ये देखना है सरकार का क्या आदेश आया, उसको निकाल के अपने जूनियर्स, अपने मातहतों को प्रसारित करना है कि भाई ये काम करिए, बस इतना काम रह गया है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हमारे जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग जो हैं, इनको नई पहल करना होगी। सरकार को भी इनको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा और उन संभावनाओं को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन संभावनाओं को उकेरने का प्रयास किया गया है, उनको साकार करते हुए एक उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयास सभी शैक्षणिक संस्थानों को करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो। इसमें सरकार को भी पहल करना पड़ेगी, शिक्षण संस्थानों को थोड़ा स्वायत्तता देना पड़ेगी, उनको नौकरशाही के दायरे से निकाल। आज हमारा सिलेबस कमिश्नर तैयार करते हैं, आज हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ शैक्षणिक कैलेंडर अफसर तैयार करते हैं, ब्यूरोक्रेट तैयार करते हैं, कमिश्नर तैयार करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति को सिर्फ कमिश्नर के दिए गए आदेश का पालन करना होता है। तो ये स्थिति जो है हमें देखना होगा कि वैसे भी हमने 2015 में 2030 तक सतत विकास का एजेंडा तय किया था, उसमें हमने स्वीकार किया था, अन्य राष्ट्रों की तरह भारत ने भी स्वीकार करा था कि 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। ये 2015 में हमने लिया था, पर अभी उसी के तहत 2015 के लक्ष्य के तहत हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है 2020 में। अब देखिए कितना हम आगे बढ़ सकते हैं कि 2030 आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा, मात्र 2021 तो एंडिंग हो रहा है, अक्टूबर है, 10वां महीना, 2 महीने बचे हैं, अर्थात आपके पास सिर्फ 9 साल बचे हैं। 9 साल में क्या आप शिक्षा के सभी के लिए समावेशी शिक्षा दे पाएंगे, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर जो हैं हम उनको बढ़ावा देने के लिए आगे आ पाएंगे? ये 9 साल में सब कुछ करना है, क्योंकि हमने 2015 में संकल्प लिया था और 6 साल हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सोच विचार ही नहीं करा। तो आज हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय अनिवार्य सदस्य के रूप में जब तक सरकार स्थान नहीं देगी, आज सरकार ने क्या करा, शिक्षक को अपना एक बंधुआ मजदूर के रूप में देखा है। जब तक हर स्तर पर शिक्षक को समाज का सर्वाधिक सम्माननीय अनिवार्य सदस्य का स्वरूप प्रदान नहीं करेगी सरकार, तब तक आप ये 2015 में जो आपने लक्ष्य लिया था एजेंडा, सतत विकास का एजेंडा 2030, उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आदरणीय जगमोहन
सिंह राजपूत सर ने जो सीखने के परिसर की बात की है, वो वास्तव में सीखने का परिसर होना चाहिए, ना कि वहां रटने का परिसर होना चाहिए या कोचिंग का परिसर होना चाहिए या आपको एक अंक प्राप्त करने की के परिसर के रूप में नहीं होना चाहिए। आज के लिए मित्रों इतना ही। शिक्षा के समाजशास्त्र में मैंने आपके साथ ये बात की। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको पसंद कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को, और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करिए। मेरा प्रयास है कि आपको रोज मैं नए नए विषयों पे इसी तरह से जागरूक करता रहूंगा, आपको जिज्ञासाओं को सतत रूप से बरकरार रखूंगा। आज के लिए इतना है।